हेलो शिकारियों, वेलकम टू मैथशाला। तो जेई 2026 पीवाई की सीरीज में आपका स्वागत है। तो अब अपन शुरू करने वाले हैं इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आप जेई मेन 2026 अटेम्प्ट का देखोगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टोटल 38 क्वेश्चंस आए हैं। आप समझ रहे हो, मतलब 250 में से 38 तो कोई छोटा पोर्शन नहीं है। और उसमें से 16 क्वेश्चन तो स्ट्रेट लाइन सर्कल से आए हैं और 22 क्वेश्चन कॉनिक सेक्शन से आए हैं। तो कॉनिक सेक्शन से पहले फंडामेंटल जो है कोऑर्डिनेट का वो स्ट्रेट लाइन सर्कल है। तो आज के इस वीडियो में अपन स्ट्रेट लाइन और सर्कल के सारे क्वेश्चंस पीवाईक्यू 2026 अटेम्प्ट के जनवरी अटेम्प्ट के देखने वाले हैं। तो पहले मैं उसको भी सेग्रीगेटेड वे में कर रहा हूँ, पहले सिर्फ स्ट्रेट लाइन के ले रहा हूँ और फिर सर्कल के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस करेंगे हमने। तो लेट अ पॉइंट ए लाई बिटवीन द पैरेलल लाइंस L1 एंड L2, मतलब दो पैरेलल लाइन है, एक L1 है और एक L2, और एक पॉइंट है उनके बीच जो L1 और L2 से 6 और 3 डिस्टेंस पे है। मतलब आप समझो कि इससे 6 डिस्टेंस पे है ये पॉइंट, और इससे 3 डिस्टेंस पे, मतलब ये डिस्टेंस 6 है और ये डिस्टेंस 3 है। ठीक है जी। नाउ एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, ये पॉइंट ए है ना, ये पॉइंट ए है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल BC ABC, B एंड C लाई ऑन द L1 एंड L2, मतलब B इस पे लाई करेगा और C इस पे लाई करेगा। तो देखो, अगर B इस पे लाई करेगा, ये AB है, तो अगर इसकी सीध में भी ये होगा तो AC छोटा होगा, तो AC को उसके AB के बराबर होना है, तो ये आगे जाएगा कुछ इस तरह, है ना। हालांकि उसको कोई कंसर्न नहीं है, मतलब जस्ट ऐसे ही समझा रहा हूँ कि एक्चुअली होगा क्या। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा आपका। ठीक है जी। अब आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये 60 डिग्री एंगल होता है, ये 60 डिग्री होता है, ये 60 डिग्री होता है। ठीक ना। इसका एरिया पूछा है, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल की जो साइड आ जाए, अगर आपको ए साइड मिल जाए तो बस एरिया मिल जाएगा। तो देखो, अगर ये एंगल 90 है और ये मान लो थीटा है, तो ये कितना होगा 90, इन दोनों का सम 90 होगा, तो ये होगा 60, सॉरी, अगर ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है जी। और इन दोनों का सम हो गया 150 माइनस थीटा, तो ये 180 में से घटाओगे 150 माइनस थीटा, तो ये थीटा प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो, ये अगेन 90 है, ये थीटा प्लस 30 है, तो ये आपका जो एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 माइनस थीटा। ठीक है। ये सब हम कर क्यों रहे हैं? क्योंकि मुझे ये डिस्टेंसेस पता है और मुझे ए निकालना है। तो अगर मैं ध्यान दूं कि ए कोस, ये वाली जो साइड है, ए कोस थीटा तो ये होगा और ए साइन थीटा ये होगा, या ए कोस 90 माइनस थीटा है ना, ये एंगल 90 माइनस थीटा, तो ए साइन थीटा बराबर 3 होगा। ऐसे ही ए कोस ये एंगल थीटा प्लस 30, थीटा प्लस 30, ये कितना होगा 6। बस इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो cos थीटा प्लस 30 अपॉन साइन थीटा, ए कट जाएगा, 6/3 2 आ जाएगा। cos थीटा प्लस 30 cos ए cos 30 √3/2 माइनस साइन ए साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा, ये इधर आ जाएगा, तो 5/2 साइन थीटा बराबर √3/2 cos थीटा। तो यहां से आपका थीटा आ गया, tan थीटा कितना आ गया, √3/5 आ गया। tan थीटा √3/5 आ गया, तो ये √3, ये 5, और ये क्या आ जाएगा आपका 25 और 3 28, 2√7 आ जाएगा। ठीक। अब बस ए साइड चाहिए, तो इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं बात करूं, मतलब इसके अंदर वैल्यू रख दो बस, ए इंटू साइन थीटा कितना आएगा P/H, तो √3/2√7 और बराबर कितना है 6, 2 इंटू 3, तो यहां से ए कितना आ जाएगा 2 2 4 और 4√7 और √3, तो 4√21 आ जाएगा। नाउ एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होगा, एरिया होता है √3/4a², √3/4a², तो a का स्क्वायर 16 इंटू 21, 16 ही आएगा ना, a √3/2√7 और बराबर ये 3 है, 3, ये 2 नहीं आएगा, वही मैं सोचूं कुछ गड़बड़ आ रही है, तो 2 2 2 ये 2 आएगा बस यहाँ, 2√21, 2√21, 2 का स्क्वायर 4
इंटू 21, 21 कट गया तो 21√3 आ जाएगा, 21√3 आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट ये है कि एक ट्रायंगल है एबीसी और उसके अंदर एक वर्टेक्स है 5,-1 और एक वर्टेक्स है -2,3। ये ए है, ये बी है और तीसरा वर्टेक्स सी है जो हमें पता नहीं है। और ऑर्थो सेंटर इसका, ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड से, है ना। ये आपका एच है और ये आपका एच जो है वो 0,0 है। ठीक। थर्ड वर्टेक्स पूछा, क्या ये होगा? तो थर्ड वर्टेक्स हमें नहीं पता, मान लो एक्स कोमा वाई है ना। तो थर्ड वर्टेक्स निकालना है हमने। तो देखो ये AB की स्लोप कितनी होगी? AB की स्लोप होगी -1 -3 -4 अपॉन 5 अपॉन -+2 7 -4/7। तो ये जो थर्ड ये जाएगा, ये तीसरा है ना, इसकी स्लोप कितनी होगी? 7/4 और ये 0,0 है तो y -0 अपॉन x -0 बराबर 7/4। पहली इक्वेशन तो आ गई 4y बराबर 7x। ठीक है जी, एक आ गई। ऐसे ही आप देखो इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप, इसकी या इसकी एक ही बात है, किसी इसकी कर लो। y -3 अपॉन x+2 और इसकी स्लोप कितनी है? इसकी AH की -1 -0, इसकी स्लोप इस लाइन की -1 अपॉन 5, तो इसकी -1/5 है तो इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी? 5। तो यहां से y -3 बराबर 5x + 10 ये आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। तो y की जगह ये रख दो, तो यहां से 7x/4 -3 5x + 10, ये 10 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, -13 5 -7/4 20 - 7 13x/4, 13 कट गया। x बराबर क्या आ गया? -4, -4 यहां रख दोगे तो y बराबर क्या आ जाएगा? -7। ठीक है जी, तो ये स्टेटमेंट सही है। नाउ स्टेटमेंट 2 कि अगर पॉजिटिव नंबर्स ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ एपी में है तो मिडिल टर्म बराबर फर्स्ट प्लस लास्ट, 2b बराबर 2a + c। ये स्टेटमेंट 2 की बात होगी। तो बताइए दिस लाइन पासिस कॉन्करेंट एंड, है ना। आपको पता है ये फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट है कि ax + by + c बराबर 0 दिया हुआ है। जब भी लाइंस कॉन्करेंट है, स्टैंडर्ड कंसेप्ट है। और इसको इससे कंपेयर कर लो, 2a - 2b + c बराबर 0। अब आप देखो दोनों का कोफिशिएंट c1 है तो मतलब x क्या होगा? x क्या होगा? 2 और y क्या होगा? -2। मतलब ये लाइन किससे पास करती है? 2, -2 से। तो 2, -2 पे कॉन्करेंट है। हाँ जी, ये भी सही है, तो दोनों सही है। ठीक है भाई, बहुत ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, हर कोई नोट्स में करवाता है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, रेक्टेंगल इज फॉर्म्ड बाय द लाइन x बराबर 0 y बराबर 0। तो दो लाइंस तो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, x बराबर 3 एंड y बराबर 4। ये दो लाइंस है, y बराबर 4 x बराबर 3। तो ये जो पॉइंट है ये 3,4 आ गया। ठीक है जी, लेट द लाइन L बी द परपेंडिकुलर टू दिस। इसकी लाइन की स्लोप देखो कितनी है, इसकी स्लोप है -3। तो इसके जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो 1/3 होगी स्लोप। डिवाइड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, मतलब 1/3 की स्लोप है। तो 1/3 की स्लोप जो होगी और वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो देखो अगर मैं बात करूं, ये 0,0 है तो अगर इस लाइन की स्लोप कितनी है? 4/3। तो ये 4/3 है तो उसकी स्लोप यूं होगी 1/3, है ना। अब अगर वो लाइन, अगर ये सेंटर है मान लो, अगर वो लाइन सेंटर से ऐसे यूं नीचे पास कर जाएगी तो आपको साफ दिख रहा है कि ये वाला एरिया छोटा होगा, ऊपर वाला एरिया बड़ा होगा। तो मतलब वो नीचे से नहीं जा सकती। और अगर ऊपर से चल गई तो मतलब ऊपर वाला छोटा होगा, नीचे वाला बड़ा होगा। इसका मतलब डेफिनेटली वो लाइन सेंटर से ही पास करेगी। डेफिनेटली वो लाइन जो होगी वो सेंटर से ही पास करेगी। तो इस तरह की वो लाइन होगी। ठीक है भाई, और ये जो लाइन है, इस लाइन की जो इक्वेशन है वो क्या होगी? y बराबर, इसकी स्लोप तो कितनी है? 1/3, क्योंकि उसकी स्लोप -1/3 है। तो इसकी स्लोप क्या होगी? 1/3। y बराबर 1/3 x + अल्फा। अब ये पॉइंट कैसे निकालोगे? ये पॉइंट निकालना है तो इस पॉइंट को x0 रख दो, तो ये पॉइंट आ गया 0, अल्फा। और जो ये पॉइंट है, ये वाला ये पॉइंट निकालने के लिए x की जगह 3 रख दो। ठीक है,
3 बराबर 1 प्लस अल्फा, सही है, -1/3 1/3, ठीक ठीक है। अब ये जो ट्रेपीजियम है ये, इसका एरिया पूरे का हाफ है, पूरे का एरिया कितना है 3 × 4 12, तो इसका एरिया कितना होगा 6, और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये दोनों, तो ये लेंथ अल्फा प्लस 1 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ये डिस्टेंस कितनी है 3, 3 से ये गया 2, ये 2 इधर 4, 2 अल्फा प्लस 1, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 3/2 आ जाएगा, अल्फा बराबर 3/2 आ जाएगा। अगर अल्फा 3/2 आ गया, इसका मतलब जो लाइन की इक्वेशन है वो क्या आ गई, y बराबर x/3 बराबर 3/2, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6y बराबर 2x प्लस 9, और अब आपको पूछा है इस पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से कितनी होगी, तो लाइन में पॉइंट सेटिस्फाई करवा दो, तो 2 × हाफ 1 प्लस 9 -6 × -5 है ना, ये 6y को इधर लाओगे अपॉन √a² प्लस b², 36 प्लस √4 √40 का मोड, 30 39 1 40, 40/√40 √40, √40 मतलब 2√10, 2√10, ये आपका आंसर है, ठीक है भाई। हाँ भाई, नेक्स्ट, ए और सी दो डायगोनली अपोजिट वर्टिसेस है रोम्बस के, तो ये एक रोम्बस है मान लो, है ना, इस तरीके से, ठीक, ये ए है मान लो 1,2, और ये आपका क्या है सी है, तो ये बी ये डी, ठीक, और बी सी और ए डी ये पैरेलल हैं, इनकी स्लोप्स कितनी है 7, ये पैरेलल इस लाइन के है तो इन लाइनों की स्लोप 7 है। अब अल्फा बीटा और गामा डेल्टा ये दो हैं, और आपसे पूछा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, तो देखो अगर मैं वैसे बात करूं सब्जेक्टिवली कि हमें अल्फा बीटा और गामा डेल्टा निकालने हैं, तो उसका जो प्रॉपर तरीका होगा वो तो ये होगा कि देखो डायगोनल्स रोम्बस के बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगोनल्स बाइसेक्ट करते क्योंकि पैरेललोग्राम होता है, तो -3 + 1/2 -1 कोमा -6 + 2 -4/2 -2, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना ये वाला जो पॉइंट है एम, वो -1 कोमा -2 आ गया। अब ये जो है ये वाला डायगोनल ये बाइसेक्ट होंगे, और रोम्बस में डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं ना, लेंथ बराबर होती है, तो ये जो लेंथ होगी और ये जो लेंथ होगी वो भी सेम होगी, और वही लेंथ ये होगी। अब ए और एम, ए एम की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा लो, 1 - -1 2 का स्क्वायर 4, 2 - -2 4 का स्क्वायर 16, 16 + 4 20, 2√5 आ गया। अब देखो ये डिस्टेंस 2√5 है, तो ये भी 2√5 होगी और ये भी 2√5 होगा, मतलब अगर इसको अपन ऐसे देखें कि ये जो पॉइंट एम है, ठीक, और ये डिस्टेंस 2√5 है, और ये डिस्टेंस भी 2√5 है, और ये पॉइंट मुझे पता है -1 -2, तो जब एक ही पॉइंट पे एक इक्वल डिस्टेंस पे आगे पीछे जाने की बात होती है तो हम पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर्म सोचते हैं, लेकिन पैरामेट्रिक फॉर्म में अब आपको पता है इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा -1 प्लस r 2√5 cos थीटा और -2 प्लस r sin थीटा, मतलब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये r नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हो, और यहां पे भी ये माइनस आएगा, और ये जो पॉइंट आएगा वो आएगा -1 प्लस r cos थीटा और -2 प्लस r sin थीटा। अब cos और sin निकालने के लिए क्या चाहिए होगा, स्लोप, तो देखो ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी होते हैं, रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, तो ये जो AC लाइन है ना AC, इसकी स्लोप क्या होगी, इस AC की स्लोप क्या होगी y2 - y1, तो -8 बाय -3/1 -4, तो ये 2 होगी, अगर ये 2 होगी तो इसकी स्लोप क्या होगी -½ होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस का प्रोडक्ट -1 होता है, तो इसका मतलब tan थीटा -½ होगा, तो मैग्नीट्यूड अगर निकाले तो हाफ होगा, तो ये लेंथ √5 है। अब tan थीटा नेगेटिव है मतलब एंगल 90 से 180 के बीच है, इसका मतलब cos थीटा की वैल्यू क्या होगी -2/√5, और sin थीटा की वैल्यू होगी 1/√5, इनको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे,
ये तो हुआ सब्जेक्टिव तरीका इन दोनों पॉइंट्स को निकालने के लिए, बट एक्चुअली इस क्वेश्चन में ये दोनों पॉइंट्स निकालने की जरूरत ही नहीं थी, आपसे सीधा ये पूछा है ना। तो अपने शिकारी एक्टिव रखे आंखें कि यार ये चीज पूछिए, हमें इंडिविजुअल अल्फा बीटा निकालने की जरूरत है नहीं, अगर मुझे अल्फा प्लस बीटा आ जाए, गामा प्लस डेल्टा आ जाए तो भी आंसर आ जाएगा, तो उसके लिए सारी कहानी करने की जरूरत ही नहीं थी। इनफैक्ट अगर आप देखो थोड़ा सा स्मार्टली अगर प्ले करें, ये तो चलो सब्जेक्टिवली मैंने आपको ये बता दिया कि इसका आंसर निकालेंगे कैसे, बट एग्जैक्ट में देखा जाए तो जब आपको ये मिड पॉइंट ही पता चल गया, ये मिड पॉइंट -1 -2, ये 1,2 है, ये -3 -6 है, और ये पता है आपको अल्फा बीटा और ये गामा डेल्टा, तो जब मिड पॉइंट पता ही चल गया तो भाई डायगोनल में तो पैरेललोग्राम में तो बाइसेक्ट करते हैं ना डायगोनल्स, तो ये रोम्बस भी तो पैरेललोग्राम ही है, इसका मतलब इन दोनों का भी मिड पॉइंट क्या होगा, यही होगा, और मिड पॉइंट में अल्फा प्लस गामा आना ही आना है, तो वहीं से सीधा आ जाएगा, मतलब ये पूरा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लगाओ अल्फा प्लस गामा, सीधा मुंह फाड़ के लगाओ अल्फा प्लस गामा बाय 2, ये -1, तो यहाँ से अल्फा प्लस गामा कितना आ गया -2, सिमिलरली बीटा प्लस डेल्टा बाय 2 बराबर कितना आ जाएगा -2, और बीटा प्लस डेल्टा यहाँ से कितना आ जाएगा -4, ठीक है भाई, ये -2 आ गया, ये -4 आ गया, तो ये पूरा -6 आ गया, और -6 का मोड 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में तो सिर्फ मिड पॉइंट निकाल के मिड पॉइंट कर देना, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन कवर हो जाता। बस बात वही है कि अपन अगर सही ट्रैक पे चढ़ जाए, इनफैक्ट अगर वैसे निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, अपन ऐसे कर सकते, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए बी और सी, और इफ द इक्वेशन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल एबीसी, तो देखो अगर एंगल ये एबीसी की बात हो रही है ना, जैसे मान लो ये ए, ये बी, ये सी, और तीनों पॉइंट दिए हुए, ये आपको दिया हुआ 1,0, ये दिया हुआ 2,-1, और ये दिया हुआ 7/3,4/3। अब आपसे पूछा है एंगल बाइसेक्टर ए बी सी, मतलब इस बी का एंगल बाइसेक्टर ये पूछा है, ये वाला एंगल बाइसेक्टर, ये दोनों एंगल बराबर हो है ना, b/2 b/2। अब एंगल बाइसेक्टर निकालना है और उसकी इक्वेशन दी है, और उससे इक्वेशन आ गई तो अल्फा बीटा आ ही जाएगा कंपेयर करके। अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अब एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन ना, अब एंगल बाइसेक्टर से रिलेटेड जब भी स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है, सारी बेसिक प्रॉपर्टीज होती है 9th 10th की कवर करवाते हैं। एंगल बाइसेक्टर की बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर यहां से जा रहा है तो ये जिस पॉइंट पे कट कर रहा है बीडी, तो बीडी और सीडी का जो रेशो होता है ना, वो एडजेसेंट साइड्स का रेशो होता है, अगल बगल की साइड्स। मान लो ये सी है और ये बी है, तो इसका रेशो C/B होता है। सिमिलरली अगर बी से जो एंगल बाइसेक्टर जा रहा है और ये जो पॉइंट ई है ई, तो जो AE और CE का जो रेशो होगा वो इनकी एडजेसेंट साइड्स के रेशो के बराबर होगा। मतलब अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लो, उनका रेशो आपका आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस निकालने बहुत इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला से 2 - 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये डिस्टेंस आ गई √2, ठीक है। और ये डिस्टेंस जो होगी 2 - 7/3 का स्क्वायर, तो 3 2 6 -1/9, -1 -4/3 का स्क्वायर, -7/3 का स्क्वायर 49/9, तो ये हो जाएगा 50/9, और इसका अंडर रूट भी लेना है हमने, अंडर रूट ले लो तो ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली 5√2/3। देखो ये 5√2/3 है, ये √2 है, तो BC और CA का रेशो देखो, BC और CA का जो रेशो है वो आएगा 5√2/3 अपॉन √2, √2 कट गया, मतलब 5/3 आएगा BC अपॉन CA। और BC अपॉन जो CA का जो रेशो होगा, सॉरी BC अपॉन CA नहीं, क्या बोल रहा हूं मैं, BC अपॉन BA है ना, BC अपॉन BA, प्रिंटिंग एरर है ना, ये प्रिंटिंग एरर थी भाई, BC अपॉन BA। तो जो BC और BA का जो रेशो है वो 5/3 है, और वही सेम रेशो EC अपॉन EA का होगा, वही सेम रेशो EC अपॉन EA का होगा, मतलब 5:3। अब आप देखो सेक्शन फॉर्मूला से ये पॉइंट आ जाए, ठीक है ना, EC अपॉन EA, मतलब ये 3:5 हो गया बस। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, 3 इंटू दिस, 3 कट गया 7, प्लस 5 इंटू 1, 7 + 5 12, 12/5 + 3, तो 12/8, कोमा 3 इंटू 4/3, 3 कट गया, 5 इंटू 0, 4/3 + 5, मतलब 3/2 और 1/2, ये पॉइंट आ गया। तो ये पॉइंट आ गया, ये पॉइंट दिया हुआ है, 2 पॉइंट, सीधा आपकी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब इक्वेशन निकालनी है तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, y - y1 y1 कितना है, +-1, तो -, +1, और इधर x - 2, और स्लोप क्या होगी 1/2 -1, 3/2 अपॉन 3/2 -2 -½ तो ये आ जाएगी इक्वेशन आपकी y + 1
इक्वल्स टू माइनस 3x प्लस 6। अल्टीमेटली इक्वेशन विल बी 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा 3 आ जाएगा और बीटा 1 आ जाएगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 9 प्लस 1 10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो चलिए जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, लेट द एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस बाय द टू स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3 एंड मीटिंग द लाइन। तो पहले तो थोड़ा क्वेश्चन समझ लो कहना क्या चाह रहा है। एक लाइन है x प्लस वाई, ये लाइन ऐसे होगी, है ना, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये लाइन है आपकी x प्लस वाई बराबर 6। एंगल मेड विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल बनाएंगी कौन सी लाइंस? दो लाइंस जो ड्रॉ कहां से की गई है? 2,3 से। मान लो 2,3 ये पॉइंट है ना, ये 2,3 पॉइंट है। तो इससे दो लाइनें बनाई गई हैं जो दोनों लाइनें इसको मीट करेंगी, ठीक है, और वो दोनों लाइनों की डिस्टेंस √2/3 है। मतलब कुछ समथिंग लाइक दिस कि ये देखो दो लाइंस बन रही है, ठीक, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है। अब ये डिस्टेंस जो है वो भी 2√3 है, √2/3 है, और ये जो डिस्टेंस है वो भी √2/3 है ना। ये दो नई लाइनें जो हैं वो पुरानी लाइन को कट करती है, ठीक। नाउ लेट द एंगल्स मेड विद, हाँ, अब जो ये दो लाइनें हैं ये एक्स एक्सिस से भी तो कोई एंगल बनाएंगी। जैसे मान लो ये हो गया θ1 और ये हो गया θ2। तो आपसे ये θ1 और θ2 में इंटरेस्टेड है वो, बेसिकली θ1 प्लस θ2 पूछा है। तो यहां से एक चीज तो समझ में आती है कि अगर मुझे इन दोनों लाइनों की स्लोप पता चल जाए, तो इसकी स्लोप tan θ2 है, इसकी स्लोप tan θ1, मतलब इसकी tan θ2 इसकी tan θ1, वहां से आपको एंगल आ जाएगा। सो हम कोशिश करेंगे कि स्लोप कैसे निकालनी। तो देखो एक चीज देखो, इस लाइन की स्लोप कितनी है? इस लाइन की स्लोप -1 है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता ये, तो ये होता 90, और जो दे रखे आपको कि ये दोनों डिस्टेंस से बराबर है, तो ये दोनों जो ट्रायंगल हैं वो क्या होंगे? सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे ना। सिमिलर क्या, कॉन्ग्रुएंट ही हो जाएंगे, है ना, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है वो सेम होगा, है ना, ये थीटा और ये थीटा सेम होगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब देख रहे हो, अब क्वेश्चन में एक चीज हमने पढ़ी होती है कि अगर एक फलानी लाइन दी हुई है और उससे दो इक्वली लाइंस पे कोई दो लाइनें हैं जो इक्वल एंगल बना रही हैं, थीटा और थीटा, और अगर मुझे इसकी स्लोप पता हो m, तो इन दोनों की स्लोप निकालने का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या हम मतलब फॉर्मूला तो क्या हम याद करवाते हैं बेसिक से, आप m माइनस m1/1 प्लस m1 बराबर मोड बराबर tan थीटा लगा दोगे तो भी आ जाएगा। तो बट मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि याद रखें, तो जब भी एक लाइन m होती है और थीटा थीटा उससे दो इक्वली एंगल बनाने वाली दो लाइनें हैं, तो उन दोनों की जो स्लोप का फॉर्मूला होता है ना वो डायरेक्ट ये होता है m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस m माइनस प्लस m tan थीटा, और m मुझे पता है कितना है, इसका -1। तो मतलब अगर मुझे tan थीटा पता चल जाए तो उन दो लाइनों की डायरेक्ट ही स्लोप आ जाएगी, और उनकी स्लोप आ जाएगी तो उनका tan θ1 और tan θ2 आ जाएगा, वहां से θ1 θ2 आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। तो अब आप ये देखो कि ये tan थीटा कैसे पता किया जा सकता है। उसके लिए थोड़ी सी ज्योमेट्री को एनालाइज कर लो, है ना। इसको एनालिटिकल तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ इसमें थोड़ा सा आपको ईजी लगेगा ज्योमेट्री में। ये देखो ये जो लाइन है ना, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या है? बेसिकली इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस पॉइंट की इस लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होती है? पॉइंट को उठा के लाइन में पटक दो, तो 2 + 3 5, 5 - 6 -1, 1/a² + b² √2, है ना। तो ये डिस्टेंस आ गई 1/√2, और ये डिस्टेंस है √2/3। तो ये देखो ये थीटा, अब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो साइन थीटा आ गया आपका। साइन थीटा कितना आएगा? p/h, तो 1/√2 अपॉन √2/3 √3, तो ये आ गया भाई √3/√2। बस ये तो मैजिकल नंबर है ही, इसको देखते ही अपन समझ गए थीटा कितना है आपका π/3 60 डिग्री। तो tan 30 आ गया और tan 6 और 60 डिग्री आ गया, तो tan 60 कितना होगा? √3। मतलब उन दोनों लाइनों की जो स्लोप्स आएगी ना, इस m की जगह क्या रखोगे? ये -1, तो -1 प्लस माइनस tan 60 तो √3 अपॉन 1 माइनस प्लस -1 √3। तो देखो अगर मैं ऊपर प्लस लूंगा तो नीचे माइनस लेना पड़ेगा, अगर मैं ऊपर प्लस लूंगा तो वैल्यू आएगी √3 -1, और नीचे माइनस लूंगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो नीचे हो जाएगा 1 + √3। ऐसे ही अगर मैं ऊपर नेगेटिव लूंगा तो -√3 -1, और नीचे ये प्लस माइनस, तो 1 - √3, और इफेक्टिवली इसमें माइनस को अगर ऊपर ट्रांसफर कर दोगे तो ये बन जाएगा √3 + 1 अपॉन √3 - 1। ये दो स्लोप्स आ गई। मतलब
tan थीटा 1 और tan थीटा 2, इनकी जो वैल्यूज आ गई वो एक तो आ गई √3 + 1 अपॉन √3 - 1 और एक आ गई √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब मेरे भाई ये जो वैल्यूज है ना ये याद होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंगल्स है। याद आ रहा है इसको देख के कौन से एंगल्स होते हैं? ये 15 डिग्री की भी वैल्यू होती है और ये होती है 75 डिग्री की। तो बस थीटा 1 + थीटा 2 कितना आ गया? 90, π/2 आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इसके अंदर थोड़ा सा बस यही था कि आप क्वेश्चन को ये समझ जाए कि हमें दोनों लाइनों की स्लोप निकालना है। तो स्लोप निकालने के लिए मतलब उन दोनों की स्लोप निकाल, और भी तरीका हो सकता है ना। अदरवाइज ये मेरे को बेस्ट लगा कि यार यहाँ से आप इस डायग्राम से थीटा निकाल के डायरेक्ट m ± tan थीटा अपॉन 1 - m + tan थीटा लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट। एक एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, एबीसी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है जी। और आपको क्या बोल रखा है? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर इसका ओरिजिन है। ऑर्थो सेंटर आपको पता है कि दो एल्टीट्यूड्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ये ओरिजिन दिया हुआ है। साइड बीसी, ये देखिए साइड बीसी ऑन द लाइन, मतलब बीसी की इक्वेशन दे दी आपको, बीसी की इक्वेशन दे दी x + 2 √2y = 4 होता है। ठीक है जी। अब आपसे पूछा कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स अल्फा बीटा देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल्स टू फलाना ढिमका। तो ये सब तो बाद की बात है, अल्टीमेटली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा। अगर ए वर्टेक्स आपका आ जाएगा तो बस फिर तो उसको उठा के इसमें रख देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ए वर्टेक्स कैसे निकालें? तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, ये ऑर्थो सेंटर देके तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना। आपको पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में सभी सेंटर सेम ही होते हैं। सबसे सुंदर ट्रायंगल दुनिया का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सेंट्रोइड वगैरह सब सेम होता है। तो बेसिकली यही सेंट्रोइड है, यही ऑर्थो सेंटर है, यही सर्कम सेंटर है, सब कुछ है। ठीक, अब आप देखो सबसे पहले तो ये कि इस लाइन की जो स्लोप और इस लाइन की जो स्लोप है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। इसकी स्लोप कितनी है? इसकी स्लोप है कितनी? -1/2 √2। और इसकी स्लोप कितनी है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो β/α। और ये दोनों बराबर है ना? नहीं सॉरी, बराबर थोड़ी, दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। अगर इसकी स्लोप -1/√2 है और इसकी स्लोप है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो वो -1 आएगा। तो β/α इंटू -1/2 √2 बराबर -1। तो यहां से बीटा बराबर अल्फा टाइम्स 2 √2। एक इक्वेशन तो अपनी आ गई। अब देखो दो वेरिएबल है अल्फा और बीटा, दो वेरिएबल निकालने के लिए दो इक्वेशन चाहिए। एक आ गई, एक इक्वेशन और रिट्रीव करनी है। दूसरी इक्वेशन अगर आपने ले तो बस दो वेरिएबल दो इक्वेशन सोल्व करके अल्फा बीटा आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। अब दूसरी इक्वेशन कैसे लाएंगे? देखो ले दे के यही यूज करना है। अब आप और क्या कर सकते हो? तो इसको देख के, डायग्राम को देख के अपने को ये समझ में आ रहा है कि यार इस पॉइंट की मैं इससे डिस्टेंस बता सकता हूं। अगर मान लो ये डी है तो मैं एच डी बता सकता हूँ, एच डी। तो 0 0 की इस लाइन से डिस्टेंस क्या होगी? 0 0 रखोगे इसमें 4 आएगा, नीचे a² + b², 2 2 8 8 + 1 9। तो ये 4/9 आ गई। नहीं, 4/9 का अंडर रूट भी आएगा नीचे, तो 4/3 आ गई। अब आपको ये भी पता है कि यही ऑर्थो सेंटर सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड जो होता है वो इसको, थोड़ा इसको स्पेस बना लेते हैं, ठीक है। सेंट्रोइड के बारे में आपको ये पता है कि कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये अगर G है और वही इसमें H होता है, सेंट्रोइड की बात कर रहा हूं, और इक्विलेटरल में G और H सेम है, ये A है ये D है, ये 2:1 होता है ना, बचपन से अपन पढ़ते आ रहे हैं। तो अगर ये लेंथ 4/3 है तो ये उसकी डबल होगी 8/3, मतलब टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? 12/3। टोटल लेंथ 4 हो जाएगी, टोटल लेंथ 4 हो जाएगी। मतलब आपको ये पता चल गया अल्फा बीटा की इस लाइन से डिस्टेंस कितनी है? 4। तो आप इसकी डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। तो अल्फा बीटा की इससे डिस्टेंस निकालोगे तो क्या आएगा? अल्फा प्लस 2 √2 बीटा -4 अपॉन 8 + 1 9 का रूट मोड बराबर कितना? 3। तो यहां से देखो अल्फा प्लस 2 √2 बीटा -4 बराबर ±12। अब यहाँ दो केस बनेंगे। अगर +12 लोगे तो अल्फा प्लस 2 √2 बीटा बराबर 16 आएगा, और अगर -12 लोगे तो अल्फा प्लस 2 √2 बीटा -8 आएगा। ठीक है, एक ये इक्वेशन है, मतलब ये दो केस आ गए। अब इन दो केस के अंदर आप सॉल्व कर लो। तो जैसे इसी केस के अंदर अगर मैं बात करूं, इसी केस के अंदर ये रिलेशन इसमें रख दें तो अल्फा 2 बीटा क्या? 2 √2 अल्फा, तो बीटा की जगह 2 √2 अल्फा, 2 √2 इंटू 2 √2 कितना हो गया? 8 8 अल्फा और एक 9 अल्फा, 9 अल्फा बराबर 16। तो अल्फा कितना आ गया? 16/9। अल्फा को 16/9 रख दोगे तो बीटा कितना आ जाएगा? 16 इंटू 2 32, 32 √2/9। एक तो ये आ जाएगा अल्फा बीटा पॉइंट। या फिर अगर इसमें रखोगे बीटा की जगह 2 √2 अल्फा, तो अगेन 8 और 1 9 अल्फा बराबर -8। तो अल्फा बराबर कितना आएगा? -8/9। और बीटा रखोगे
तो -8 इंटू 2 -16√2/9। ठीक है जी, ये 2 आ गए। अब कौन सा है ये भी तो पहचानना है, क्योंकि दोनों से आंसर अलग आएगा। अब वो कैसे पहचानोगे, उसके लिए देखो आपको एक चीज पता है, ये जो लाइन है ना, इसके ओरिजिन जिस तरफ है मतलब ऑर्थो सेंटर उसी तरफ ए होगा, मतलब 0 0 रखने में इसमें जो साइन आएगा वही साइन उसका आएगा। तो जैसे अगर मान लो पहले मैं लाइन को पूरी को एक तरफ कर लूं, ठीक है, ये L बराबर 0 हो गई। अब L के अंदर अगर मैं 0 0 रखता हूं तो नेगेटिव आ रहा है, तो बस अब इन दोनों में से कौन सा पॉइंट रखने पे नेगेटिव आएगा। अगर मान लो ये वाला रखते हो 16/9 32√2 और इंटू 2√2, तो 32 इंटू 2 64, 64 इंटू 2 128, 128 प्लस 16 140, 140/9, तो 4 से तो बड़ा आ गया, तो वो पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब ये नहीं होगा, ये पॉइंट होगा। ठीक है ना, क्योंकि एल अल्फा बीटा भी क्या आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। अल्फा बीटा नहीं, हाँ अल्फा बीटा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो वो वाला पॉइंट आ गया। बस अब इसमें वैल्यू रख दो। तो अल्फा कितना है, -8/9, बीटा है -16√2 इंटू √2, तो -16 इंटू √2 32/9 का मोड, -40 40/9 का मोड, 40/9 आ गया। ठीक है, अब आपसे पूछा है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आ गया, तो इससे छोटा इंटीजर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये जो क्वेश्चन थे ये स्ट्रेट लाइन के हो गए हैं। ठीक है, अब अपन इसमें सर्कल के करेंगे। नेक्स्ट, अभी क्वेश्चन है कि लेट सी एंड डी बी द वेक्टर सच दैट सी प्लस डी का मैग्नीट्यूड √29। हालांकि इसमें सर्कल से ज्यादा वेक्टर इन्वॉल्व है, सही मायने में तो क्वेश्चन ये वेक्टर के उसमें डालना चाहिए था। चलिए, तो सी क्रॉस दिस बराबर दिया हुआ है, तो पहले ध्यान दे ये वेक्टर और ये वेक्टर सेम है ना। अगर मैं इस वेक्टर को ई वेक्टर बोल दूं, तो ये लिखा हुआ है सी क्रॉस ई बराबर ई क्रॉस डी। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो सी क्रॉस ई माइनस ई क्रॉस डी। अब आपको पता है कि अगर मैं डी और ई को पलटूंगा तो माइनस आएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और मैं पलटूंगा क्यों, क्योंकि मुझे सेकंड नंबर पे ई दिख रहा है, तो ये भी सेकंड नंबर पे चला जाएगा। तो सी क्रॉस ई प्लस डी क्रॉस ई बराबर 0, तो ये आ जाएगा सी प्लस डी क्रॉस 0 क्रॉस ई बराबर 0। तो देखो ये 0 तब होता है जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो, ये दोनों का क्रॉस 0। ई तो 0 है नहीं, है ना, और सी और डी भी अब या तो ये हो सकता है कि डी बराबर -c हो, ठीक है, और या हम ये कहेंगे कि सी प्लस डी लैम्डा टाइम्स ई है, और लैम्डा टाइम्स 2 3 4 है ना, 2 3 4 ऐसा है कुछ। तो चलो अगर इधर मैग्नीट्यूड करेंगे, चलो ये एक इक्वेशन आ गई ना। आपको दे रखा है सी प्लस डी का मैग्नीट्यूड √29 है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मोड लेता हूं, सी प्लस डी का मैग्नीट्यूड बराबर लैम्डा का मैग्नीट्यूड √3 4 का मोड 16 4 9 25 4 √29, ये √29 ये भी √29 कट जाएगा, तो मोड लैम्डा 1 आ जाएगा, मतलब लैम्डा 1 या -1 आ जाएगा। ठीक है, नाउ लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ दिस सी प्लस डी डॉट दिस। देखो अब अगर डी माइनस सी डॉट होता, डी माइनस सी होता, तो फिर ये तो 0 आ जाता, और वो 0 आ जाएगा तो फिर तो एक ही वैल्यू आएगी। तो लैम्डा 1 लैम्डा 2 दो वैल्यूज है, मतलब ये वाला केस भी कैंसिल हो गया, मतलब बस यही वाला केस है। ठीक, तो वहां से ये आ गया। नाउ सी प्लस डी क्या है, लैम्डा टाइम दिस। तो इस चीज को, इस चीज की वैल्यू अगर निकालें अपन, इस चीज की ये, तो इस चीज की वैल्यू क्या होगी, सी प्लस डी की जगह तो लैम्डा टाइम्स 2 3 4 आ जाएगा, और दूसरा वेक्टर -7 2 और 3 है, तो इसका -14 प्लस 6 प्लस 12, 12 प्लस 6 18 -14 4 लैम्डा आ जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू एक 4 आ जाएगी और एक -4। तो आपको बोला लैम्डा 1 लैम्डा 2 से बड़ा है, तो ये लैम्डा 1 आ जाएगा और ये लैम्डा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सारा काम से तो सिर्फ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 निकालना था। क्यों, क्योंकि उसने बोला देन द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट सर्कल। अब देखो कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, कोई भी 2 डिग्री इक्वेशन ax² + by² + 2gxy वो जो होती है सर्कल कब रिप्रेजेंट करती है, जब कोफिशिएंट ऑफ x² और y² बराबर हो और कोफिशिएंट ऑफ xy 0। तो हमें ये दो कंडीशंस निकालनी है। तो कोफिशिएंट ऑफ xy क्या है, ये
तो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस लैम्डा 1 कितना है 4, तो ये 0 हो, तो यहाँ से k1 और 4 आ जाएगा। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर भी करना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है के स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है 3 की। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है के स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3k प्लस लैम्डा 2 कितना है -4/2 -2, तो के स्क्वायर माइनस 3k प्लस 2, तो यहां से भी के दो आंसर आ जाएंगे 1 और 2। तो आपको तो दोनों कंडीशन एक साथ चाहिए, तो इन दोनों में कॉमन लोगे तो के क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो के 1 आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा पार्ट सर्कल का था, मेजोरिटी पार्ट तो इसमें वेक्टर का ही था। चलिए नेक्स्ट। हाँ जी, पी क्यू एंड एम एन बी टू स्ट्रेट लाइंस हैं टचिंग द सर्कल। ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है आपको, ठीक है, और दो लाइनें हैं जो इसको टच करती हैं। ठीक है, और लाइनें इसको टच करती हैं ए और बी पे, मतलब सपोज ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये ए पे टच करती है और ये बी पे टच करती है। ठीक, और ये लाइन है मान लो पी क्यू और ये लाइन है एम एन। ठीक है जी, और देन द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन इस पॉइंट का लोकस पूछा इसका, और ए ओ बी, ओ सेंटर है, ए ओ बी ये आपको π/3 दे रखा है। ठीक, तो पहले तो डायग्राम बनाने होते हैं कोऑर्डिनेट के क्वेश्चन में, है ना, फिर थोड़ी हवा लगती है आगे की क्या करना है क्या नहीं, थोड़ा क्वेश्चन ही समझना पड़ता है पहले, उसके बाद की कहानी तो आसान है। अब आप देखो इस तरह का स्टैंडर्ड फिगर हम याद करते हैं, मतलब देखा है हमने कई बार कि सर्कल है, टेंजेंट है, ये पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर होंगी, है ना, इधर ये और ये बराबर होगी, तो ये जो एंगल सेंटर को उसको जोड़ने वाली लाइन है एंगल बाइसेक्टर है, ये पूरा एंगल 60 है, तो ये कितना हो जाएगा 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60। अब देखो ये एक फिक्स पॉइंट है ओ, ओ क्या है इसका 2,3 सेंटर, है ना, तो 2,3 एक फिक्स पॉइंट है, और ये जो लेंथ है ये रेडियस है, ये रेडियस कितनी होगी इसकी 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस सी माइनस माइनस प्लस 3 का अंडर रूट, तो 9 4 13 3 16 का रूट 4, तो ये रेडियस 4 है। तो आप देखो अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं x, तो ओ एक्स क्या होगा, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये परपेंडिकुलर, मतलब अगर इसको 30 मान लें तो ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया, तो बेस बाय हाइपोटेनियस कोस है ना, तो हाइपोटेनियस क्या होगा बेस बाय कोस, तो बेस मतलब 4/cos 30, और cos 30 कितना है √3/2, 8√3। तो यहां से आपको एक चीज दिख रही है कि ये एक फिक्स पॉइंट है और ये एक वेरिएबल पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट है और ये एक वेरिएबल पॉइंट है, और इस फिक्स पॉइंट की इस वेरिएबल पॉइंट की इस फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस फिक्स हो गई, तो भैया इसका लोकस क्या होगा, इसका लोकस क्या होगा एक सर्कल होगा, इसका लोकस एक सर्कल होगा बस। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी x-2 का स्क्वायर y-3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 64/3। अब इसे ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x -6y प्लस 9 और 4 13 और 64/3, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इन दोनों में से, फिर -12x, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इनफैक्ट आपको पूरा लोकस निकालने की जरूरत नहीं थी, जब आपको ये पता चल गया ना कि इसका लोकस एक सर्कल होगा और सेंटर ये होगा, तो सेंटर 2,3 ना एक ही ऑप्शन में है, अब देखो सिर्फ इसी ऑप्शन में सेंटर 2,3 है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप वहां से भी इसका गेम बना सकते थे। चलिए नेक्स्ट, पी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ठीक है जी, पी एक पॉइंट है सर्कल के ऊपर, ओके, तो पी पॉइंट है और ये पॉइंट है मान लो 2 cos θ 2 sin θ, है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हो या x1 y1 मान सकते हो, और बाद में तुमको x² + y² 4 है, जैसे आपकी इच्छा हो। एंड Q एक पॉइंट है स्ट्रेट लाइन पे, एक लाइन है 5x + y, अभी मैं रैंडमली फिगर बना रहा हूँ, मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये लाइन इसके बाहर है या वो है, ऐसी बना रहा हूँ, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर एक पॉइंट है Q, ठीक है।
नाउ Q is a point on the straight line and this line is the perpendicular bisector of the PQ। मतलब ये P है, ये Q है, तो इनको जोड़ेंगे तो ये कुछ होगा। अब इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब इस लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? वो जो लाइन है उसकी इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस वन बराबर 0, ये नहीं होगा। ठीक है, then the 13 times the sum of abscissa of all such point P। मतलब ऐसे P के एक से ज्यादा पॉइंट सारे होंगे, उनके एब्सिसा मतलब जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होंगे उनका सम करके उसको 13 से करना है। तो वो तो सब बात की कहानी है, अल्टीमेटली P के एक्स कोऑर्डिनेट तक पहुंचना है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं? तो देखो, अगर ये लाइन इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एक तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉइंट होगा ये इन दोनों का ये मिड पॉइंट होगा और वो इस लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो इन दोनों का अगर मैं मिड पॉइंट ले लूं तो 2 cos थीटा, अगर आप x1 y1 में जाएंगे तो इक्वेशन एक्सटर्न माननी पड़ेगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 4, पर मैं इसी में लिख रहा हूं 2 cos थीटा प्लस, इस पे भी तो पॉइंट मानना पड़ेगा, इस पे पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो। तो देखो x को t मानोगे तो y में डिवाइड बाय 5 आएगा, तो y को t मान लो, है ना? नहीं, y को नहीं, x को t मानो। हाँ, x को t मानोगे तो t ये उधर जाएगा -2 - 5t। ठीक है, यही है 5x प्लस वाई प्लस 2, तो x को t मान लिया तो -5 -2। ठीक है, क्लियर है? चलिए, अब आप देखो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? 2 cos थीटा प्लस t बाय 2 और 2 sin थीटा -2 -5t बाय 2, और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करवा दो। तो इस लाइन में x की जगह डालोगे तो x और बीच में फिर ये -y प्लस 1 बराबर 0, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2 cos थीटा प्लस t -2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस 4, सॉरी प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5t और 2 से बराबर 0। तो क्या आ जाएगा आपका 2 cos थीटा -2 sin थीटा 5t प्लस 1 6t 2t प्लस 2 प्लस 2 4, 2 से डिवाइड कर दो तो cos थीटा माइनस sin थीटा प्लस 3t प्लस 2 बराबर 0। ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, दूसरा दूसरा ये कि इस लाइन की जो स्लोप होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट -1 होगा। तो अगर इसकी स्लोप कितनी है 1, तो इसकी स्लोप कितनी होगी -1, तो इसकी स्लोप क्या होगी y2 - y1, तो 2 sin थीटा माइनस माइनस प्लस 2 5t अपॉन 2 cos थीटा माइनस टी बराबर इसकी स्लोप -1 है। तो यहां से भी एक रिलेशन आ जाएगा कि 2 sin थीटा प्लस 2 प्लस 5t इक्वल्स टू -2 cos थीटा प्लस टी। तो 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 4t प्लस 2 बराबर 0। ये इसको भी 2 से डिवाइड कर दोगे तो sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 2t प्लस 1 बराबर 0। ठीक है जी, ये दो इक्वेशन आ गई। अब आप इन दो इक्वेशंस को सॉल्व कर लो। तो अपन को तो p का x कोऑर्डिनेट निकालना है, मतलब हमने cos थीटा निकालने में इंटरेस्टेड है, तो हम t को एलिमिनेट कर दें। t को एलिमिनेट कर दो तो इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई कर दो भाई 2 से और इसको कर दो 3 से। इसको 2 से करोगे तो 2 cos थीटा -2 sin थीटा प्लस 6t प्लस 4 बराबर 0, और इसको 3 से करोगे तो 3 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा प्लस 6t प्लस 1 बराबर 0। नाउ अब इसमें से इसको घटा दो तो 3 माइनस 3 sin थीटा माइनस माइनस 2 5 sin थीटा 3 cos थीटा माइनस माइनस 2 cos माइनस 2 cos थीटा प्लस cos थीटा 60 60 कट गया -3 बराबर 0, तो 5 3 आएगा ना।
जब इसको 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये भी तो 3 आएगा, तो ये 1 आएगा। 5 साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन आ गई। इसके लिए 1 माइनस कॉस पूरे मैथ्स में बताते हैं, कहां पे कहीं पे भी 1 माइनस कॉस 2 थीटा दिख जाए तो उसको 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा है तो वो बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। अगर ये 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 है तो इधर हाफ एंगल लगाओगे तो 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और इंटू 5। तो एक तो आ गया साइन थीटा बाय 2 जीरो आ गया एक केस तो, ठीक। और अगर साइन 2 थीटा बाय 0 नहीं है तो फिर दूसरा केस क्या आ गया, टेन थीटा बाय 2 आ गया, कितना 5 आ गया। लेकिन अपन को क्या निकालना है, एब्सिसा। एब्सिसा क्या है, कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाय 2 से कॉस थीटा निकाल सकते हो, ये साइन 2 थीटा से कॉस, डबल एंगल फॉर्मूला। तो अगर मैं वहां से जाऊं तो कॉस थीटा क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, वो 0 है तो ये बना जाएगा। और इधर क्या होगा, कॉस थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो 1 माइनस 25 माइनस 24 प्लस 26 माइनस 12/13। ये दो आंसर आ गए, ठीक है जी। कॉस थीटा 2 कॉस थीटा इसका कोऑर्डिनेट है। अब आप देखो क्या पूछे, 13 टाइम्स द सम ऑफ एब्सिसा। सम ऑफ एब्सिसा तो एक सम, एक तो है 2 कॉस थीटा, एक बार तो 2 1 है और एक बार 2 और फिर कॉस थीटा माइनस 12/13। तो दो भी कॉमन ले लो तो 13 इंटू 2 और 1/13, ये 13 कट जाएगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 2। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जरूर है इसके अंदर, ठीक है। या आप एक काम और भी कर सकते थे, मतलब वो भी कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी कि अगर ये दोनों पी और क्यू एक दूसरे के मिरर इमेज हो गई इस पॉइंट के अबाउट, तो इसकी इमेज निकाल लेते पहले इस लाइन के अबाउट, है ना, और उसको उठा के सीधा सर्कल में रख देते। वहां से फिर टी में, मतलब ये पॉइंट टी में माना हुआ तो टी में क्वाड्रेटिक आ जाती, तो वहां से सीधा सम ऑफ रूट आ जाता, अलग अलग दो वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। इतना ही है, और कोई ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, let the set of whole values of this for which this circle and this circle intersect at two distinct point। अगेन फर्जी क्वेश्चन है ना, इस तरह क्वेश्चन हमने रट रखा होता है, मतलब याद होता है हमें, अगर थोड़ी बहुत भी जेई के लिए प्रिपरेशन करी है हमने, क्या कि ये C1 ये C2 ऐसा होता है दो। अब दो सर्कल पास आएंगे, टच करेंगे, फिर इंटरसेक्ट करेंगे, तो आप चाहते हो दोनों को ऐसे इंटरसेक्ट करवाना, ठीक। तो ऐसा तभी होता है जब C1 C2 जो होता है वो इनकी R1 और R2, R1 प्लस R2 से छोटा होता है और R1 माइनस R2 के मोड से बड़ा होता है। तो देखो पहले सर्कल का सेंटर क्या है, -1 -4 और उसकी रेडियस क्या है R। दूसरे सर्कल का सेंटर क्या है, 2 कोमा, इसका कोफिशिएंट का आधे का नेगेटिव और वो 1, 2 कोमा 1, और रेडियस क्या है 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5, 5 माइनस माइनस प्लस 4, 3 है, ठीक है बस। तो R-3 का मोड लेस देन, अब C1 C2 क्या होगा, C1 C2 2 माइनस माइनस 1 3 का स्क्वायर 9 और 1 माइनस माइनस प्लस 4 5 का 25 प्लस 9 34, रूट 34, तो रूट 34 और R+3। तो एक इनइक्वालिटी तो ये आ गई, तो R आ गया ग्रेटर देन रूट 34 माइनस 3, ठीक है जी, एक इनइक्वालिटी आ गई। अब दूसरी इनइक्वालिटी ये वाली, ठीक, इसको इधर सॉल्व करोगे तो किसी चीज का मोड अगर रूट 34 से छोटा है तो वो चीज रूट 34 और माइनस रूट 34 के बीच होगी। यहां से R आएगा रूट 34 प्लस 3 से छोटा और इधर से आएगा माइनस रूट 34 प्लस 3 से बड़ा। तो देखो इससे भी बड़ा चाहिए, ये तो नेगेटिव नंबर है तो इससे तो बड़ा ऑफकोर्स हो गई, क्योंकि रूट 34 माइनस 3 से बड़ा है तो हमें तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो ऑब्वियसली इससे बड़ा भी चाहिए, इससे बड़ा भी चाहिए, और ये रूट 34 माइनस 3 से बड़ा होगा, तो मतलब R की जो मिनिमम वैल्यू आएगी रेंज वही आएगी, और इधर से जो आएगी रूट 34 प्लस 3 आएगी, ठीक है जी, बस स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो ये आपका अल्फा से बीटा आ गया, तो अल्फा इंटू बीटा, तो रूट 34 माइनस 3 इंटू रूट 34 प्लस 3, a प्लस बी, a माइनस बी, 34 माइनस 9 25, ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, सर्कल ऑफ रेडियस 4 यूनिट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। तो एक सर्कल है 4 यूनिट का, ओरिजिन से पास करता है, समथिंग लाइक दिस। और ये जो ये पॉइंट है ये -√3 a,0 है ना, ये नेगेटिव हो गया तो इधर हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो गया तो उधर हो जाएगा, वो अकॉर्डिंगली। और ये जो पॉइंट है वो है 0, -√2, ठीक है। ए भी 0 नहीं है, ठीक है, मतलब ये भी 0 नहीं हो सकते वरना फिर वो उसको यहाँ पे टच कर जाता, ठीक है। देन द लोकस ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल OAB, ये O है, ये A है, ये B है।
और इसके सेंट्रोइड का लोकस चाहिए। तो सेंट्रोइड मतलब पहली बात तो ये देखो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो ये ओ है, ये ओ ए है, ये बी है, तो सेंट्रोइड कहीं बीच में होगा। तो पहली बात तो सेंट्रोइड का लोकस चाहिए, जिसको हम एच कोमा के मान लेते हैं। तो एच क्या होगा, दिस प्लस दिस बाय 3। तो एच तो होगा माइनस ए बाय 3, करोगे ऊपर √3 है तो ये आ जाएगा, और बाई दिस प्लस दिस बाय 3, तो वो हो जाएगा माइनस √2/3। ठीक है, अब आपको इसका लोकस निकालना है। तो ए और बी में हमें कोई रिलेशन मिल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि ए और बी में कोई रिलेशन मिल गया तो ए एच के टर्म्स में पता है, बी के टर्म्स में पता है, ए और बी को वहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे एच और के टर्म्स में, उसका लोकस आ जाएगा। तो अब देखो रिलेशन कैसे ढूंढोगे, आपको बताइए, इक्वल क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये सर्कम सर्कल है, तो इसकी जो हाइपोटेनियस होता है ना वो मिड पॉइंट होता है ना। इसका जो हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर नहीं होता, मैं नहीं ऐसे नहीं कर रहा, ये परपेंडिकुलर होता है, मतलब ऐसे समझ लो कि ये इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, और मिड पॉइंट क्या होगा, दिस बाय 2। अब ये जो डिस्टेंस है वो रेडियस होगी, और रेडियस क्या है इसकी 4, बस। तो ये डिस्टेंस ओ एम को 4 कर दो, ओ एम को क्या कर दो 4। तो दिस -0 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करोगे ओ एम का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आएगा 16। तो 3a² बाय 4 प्लस 2b² बाय 4 बराबर 16, मतलब 3a² प्लस 2b² बराबर 16 हो गया। ठीक है जी। नाउ इधर से h बराबर कितना है, -a/√3, मतलब a कितना है -√3h। तो a का स्क्वायर करोगे तो 3h², तो 3 × 3 9h²। सिमिलरली यहां से b बराबर कितना आएगा -3k/√2। b² करोगे तो 9k² बाय 2, 2 कट जाएगा तो 9k² बराबर 16 × 4, ये 64 आएगा ना, ये 4 जब उधर जाएगा 64। तो बस x² प्लस y² बराबर क्या आ गया 64/9 आ गया। तो आपसे रेडियस पूछा, रेडियस क्या आएगी √64/3, तो √64 क्या होगा 8/3 आ जाएगी। कहाँ गया ये, ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लेट y बराबर x बी द इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, ठीक, उसकी कोड है y बराबर x, ठीक, इन द क्लोज। अब देखो इस चीज का क्या मतलब है, इस चीज का ऑफ डायमीटर 10 पासिंग थ्रू ओरिजिन, मतलब ये जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास होता है। ठीक है, अब आप ये सोचो, अगर ये सर्कल ओरिजिन से पास होता है इस तरह का सीन बनेगा, लेकिन जब भी इस तरह का सीन बनेगा तो कंप्लीट सर्कल तो इस तरफ नहीं हो सकता ना, x> 0 वाला प्लेन क्या होता है y एक्सिस के इस तरफ, x> 0 क्या होता है y एक्सिस के इस तरफ। तो वो कह रहा है कि ये कोड है, चलो ठीक है ये तो अलग बात है, इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल, सर्कल इज इन द क्लोज्ड हाफ प्लेन, मतलब सारा का सारा सर्कल इस तरफ है। तो अगर मान लो सर्कल ऐसे ओरिजिन से पास हो रहा है तो भैया कुछ तो पोर्शन इधर आएगा ही आएगा, सारा का सारा इस तरफ भी आ जाए और ओरिजिन से पास भी हो जाए, तो वो तो तभी होगा जब वो ओरिजिन को टच करेगा, जब वो ओरिजिन को टच करेगा। और जब सर्कल ओरिजिन को यहाँ टच करेगा ना तो ये टेंजेंट हो जाएगी, ये टेंजेंट हो जाएगी तो ये नॉर्मल हो जाएगी, मतलब सेंटर यहाँ लाई करेगा बस। अब आपको पता है कि इसका डायमीटर कितना है 10, तो रेडियस कितनी है 5, तो ये 0 है तो ये 5,0, ये आपका सर्कल आ जाएगा। और अब इसकी ये y बराबर x जो आपकी है वो कोड है। ठीक है जी, ये चीज इसमें इंटरप्रेट करनी थी, उसके बाद की कहानी तो फिर आप आगे बुनते जाओगे तो हो जाएगी कि y बराबर x इसकी कोड है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि C2 बी द अनदर सर्कल, एक दूसरा सर्कल है जो इसको कोड को डायमीटर लेके बनाया गया। ठीक है, होगा कोई, तो पहले C2 सर्कल निकालना पड़ेगा और उसके बाद इक्वेशन ऑफ द कोड ऑफ द सर्कल C2, C2 की कोई कोड है जो फलाने पॉइंट से पास होती है उससे दूर है, तो ये तो हम कर लेंगे, मतलब C2 निकालना है। तो C2 निकालना है तो देखो इस सर्कल की इक्वेशन क्या है, x-5 प्लस y² बराबर 25, और ये लाइन है। अब या तो एक तरीका तो ये होगा कि इस लाइन को इस सर्कल के साथ सॉल्व कर लो और फिर आपके पास पॉइंट आ जाएगा,
पॉइंट आ जाएगा तो ये एक एंड पॉइंट तो पता ही है 0 0, और दूसरा एंड पॉइंट आ जाएगा, तो डायमेट्रिक एंड पॉइंट से आप निकाल लोगे उसका सर्कल। या ये सर्कल इस लाइन और इस पॉइंट सर्कल के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो उसके लिए मैं फैमिली ऑफ लाइन भी लगा सकता हूं, एस प्लस लेमडा एल बराबर 0। तो अगर मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो सर्कल की इक्वेशन लिखी जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस लेमडा टाइम्स एल, एल क्या होगा एक्स माइनस वाई बराबर 0। नाउ इसकी खासियत क्या है, इसका सेंटर किस पे लाई करेगा, इस लाइन पे, वाई बराबर एक्स पे, तो इसका सेंटर निकाल लो और इस लाइन पे सेटिस्फाई कर दो। अब इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स का कोफिशिएंट यहां से आएगा लैम्डा, यहां से आएगा -10, तो लैम्डा -10 हो गया कोफिशिएंट, उसका आधा और नेगेटिव, तो माइनस लैम्डा प्लस 10/2, ये तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, और वाई के रिटर्न माइनस लैम्डा का नेगेटिव लैम्डा और आधा, तो लैम्डा/2, तो यहां से 2 लैम्डा बराबर 10 आ जाएगा, और लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा 5। इस 5 को उठा के यहां रख दो, तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी आपकी। इस 5 को उठा के यहां रख दो तो सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या आ जाएगी, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस, इसको खोल ही दो पूरे को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25, देखो ये प्लस 25 ये -25 तो हट ही जाएगा, -10x और 5x माइनस 5y बराबर 0, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -5x माइनस 5y बराबर 0। ठीक है, और आप वैसे दूसरी तरीके से भी कर सकते थे, सर्कल और लाइन को सोल्व करके पॉइंट निकाल के डायमेट्रिक एंड पॉइंट, ठीक है ना, जैसे मर्जी करो। तो उसका सेंटर क्या आ गया, मतलब सर्कल ही आ गया सेंटर से, क्या हाँ सेंटर क्या आ गया 5/2, 5/2। ठीक, ठीक है, हालांकि हमें पूरे सर्कल की इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं थी, हमें तो सिर्फ सेंटर से मतलब था, तो आप सिर्फ इस सेंटर को भी पिक्चर में लेके कर सकते थे कि सीधा ये पॉइंट निकाल लेते, बस सर्कल सोल्व करके ये पॉइंट आ जाता, ये आ जाता, मिड पॉइंट सेंटर आ जाता। अब आप देखो ये सेंटर है, अब क्या हो रहा है, अब जो ये नीले वाला सर्कल है, अब जो ये नीले वाला सर्कल है इसका सेंटर ये 5/2, 5/2, और इसके कोई कोड है जो 2,3 से पास करती है। अब 2,3 से बहुत सारी कोड्स पास करेंगी, आपको वो कोड चाहिए जो सबसे दूर हो। अब ये स्टैंडर्ड कंसेप्ट है, इससे जो सबसे दूर वो होगी जो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली परपेंडिकुलर होगी, बस। तो अब आपको पता है इसकी स्लोप क्या होगी, इसकी स्लोप क्या होगी, y2 माइनस y1 माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ, ठीक है ना, प्लस हाफ -1। तो इस कोड की स्लोप क्या हो जाएगी 1, कोड की स्लोप 1 है, 0.23 है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी y-3 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अगर उसको इससे कंपेयर करोगे तो a कितना आ गया -1 और b कितना आ गया 1, तो -1 -2, ये आपका आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट, लेट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट द पॉइंट। तो ये देखो स्टैंडर्ड सर्कल है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 है ना, और ये इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, यहाँ 2,0 पे करेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है, ये पॉइंट क्या हो जाएगा -2,0, तो वो दूसरा हो गया बी, तो ये ए हो गया ये बी हो गया, क्योंकि दोनों का वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो एक्स एक्सिस वाले पॉइंट से। लेट पी एक पॉइंट है 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, है ना, ऑब्वियसली पैरामेट्रिक पॉइंट में 2 cos अल्फा 2 sin अल्फा, और अल्फा 0 से π/2 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच है, और बीट क्यू एक दूसरा पॉइंट भी है 2 cos बीटा 2 sin बीटा, सच दैट अल्फा माइनस बीटा पैरामेट्रिक दूसरा पॉइंट है, मान लो क्यू है, तो इसका जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो है बीटा, तो ये 2 cos बीटा 2 sin बीटा, ठीक है, और अल्फा माइनस बीटा π/2 है, तो अब बीटा की जगह क्या रख सकते हो अल्फा माइनस π/2, बीटा की जगह यहाँ अल्फा माइनस π/2 रखोगे, तो अल्फा माइनस π/2 करो या π/2 माइनस अल्फा करो, कोस को तो फर्क ही नहीं पड़ता, तो cos π/2 माइनस अल्फा तो हो जाएगा साइन अल्फा, तो 2 साइन अल्फा, और यहाँ साइन बीटा, बीटा की जगह माइनस π/2 प्लस अल्फा लिखोगे तो माइनस कॉमन आ जाएगा बाहर, और π/2 माइनस अल्फा ये हो जाएगा साइन अल्फा, सॉरी कोस अल्फा, ये हो जाएगा कोस अल्फा, तो आपको दोनों पॉइंट मिल गए। ठीक है भाई, तो अब क्या कह रहा है कि देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए क्यू एंड बीपी, है ना,
ये जहां मिल रहे हैं इस पॉइंट का लोकस पूछा है आपसे, इसको h कोमा k बोल दिया। ठीक है, तो बस कुछ नहीं, अब आप ऐसा करो कि दोनों इक्वेशन लिख लो, ए क्यू और बीपी, और उसको सॉल्व कर लो। इस तरह क्वेश्चन हमने काफी कोऑर्डिनेट वगैरह में करते हैं, है ना। तो फटाफट दोनों की इक्वेशन लिख के सॉल्व कर लो और उसमें से अल्फा एलिमिनेट कर लो। जैसे मैं बात करूं एपी की, ए क्यू की इक्वेशन क्या होगी, ए क्यू की, तो y माइनस वाई वन बराबर दिस माइनस दिस, तो माइनस टू कॉस अल्फा अपॉन टू साइन अल्फा माइनस टू। ठीक है जी, और फिर x माइनस टू, ये माइनस नीचे ट्रांसफर कर दो, टू से टू कट गया, तो y बराबर कॉस अल्फा अपॉन वन माइनस साइन अल्फा इंटू एक्स माइनस टू। ये आ गई इसकी इक्वेशन। ऐसे ही आप बीपी की इक्वेशन लिखोगे तो उसमें y माइनस जीरो यही आएगा, यहाँ x माइनस टू की जगह x प्लस टू आ जाएगा, और अगर स्लोप की बात करोगे तो यहां से क्या आएगा, दिस माइनस दिस, तो टू साइन अल्फा अपॉन टू कोस अल्फा माइनस माइनस टू, तो प्लस टू, तो टू टू कट जाएगा, तो कोस अल्फा प्लस वन आ जाएगा, वन प्लस कॉस अल्फा। ठीक है जी, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। अब आपको इन दोनों इक्वेशन से अल्फा एलिमिनेट करना है, वो थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे, वरना गरीब आदमी इसमें अटक जाएगा कि यार अल्फा एलिमिनेट कैसे करें। तो ध्यान दो, अब ना कुछ एक स्टैंडर्ड मैनिपुलेशंस होती हैं जो आपको याद होनी चाहिए, जो पूरे मैथ्स में लगाते हैं, कि कहीं पे भी वन माइनस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा ऐसा आ जाता है, तो हम इसको लिख लेते हैं वन माइनस साइन को टू, सॉरी वन माइनस साइन क्या, ये दूसरे वाला, ये साइन अल्फा अपॉन वन प्लस कोस अल्फा है, तो इस चीज को हम लिख लेते हैं, वन प्लस कोस को लिख लेते हैं टू कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू, और ऊपर वाले को लिख लेते हैं टू साइन अल्फा बाई टू कोस अल्फा बाई टू। नाउ टू टू कट जाएगा, कोस कोस कट जाएगा, तो ये तो आ जाएगा टेन अल्फा बाई टू। ठीक है, ऐसे ही देख के इसको भी हम करेंगे। तो जब कोस और वन माइनस साइन है, जब भी ऐसा होता है तो एक्चुअली वन प्लस सोनो साइन, वन प्लस कोस और वन माइनस साइन को तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन जब भी वन माइनस साइन होता है तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू का होल स्क्वायर, और उसी को देखते हुए ऊपर वाले को भी कोस स्क्वायर अल्फा बाई टू माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू लिख देते हैं। अब ये कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे ऊपर वाला फैक्टराइज होगा कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, कोस माइनस साइन कोस प्लस साइन, है ना, और नीचे कोस माइनस साइन का होल स्क्वायर, एक पावर कट जाएगी, उसके बाद कोस प्लस साइन अपॉन कोस माइनस साइन, कोस से डिवाइड कर दोगे, वन प्लस टेन अपॉन वन माइनस टेन, और वो टेन के है अल्फा बाई टू अल्फा। तो ये स्टैंडर्ड फिक्स मैनिपुलेशंस है, जो मतलब आपको ध्यान होनी चाहिए कि यार ये देख के हमें ये लगाए। तो पहले तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इससे, ठीक है जी, और इसको रिप्लेस कर देंगे इससे। ठीक है, तो देखो दोनों में हमने क्या क्रिएट कर दिया, टेन अल्फा बाई टू, एक से टेन अल्फा बाई टू निकाल के दूसरे में रख दोगे। ठीक है ना, तो थोड़ी सी, थोड़ा सा स्पेस और बना लें। ठीक है जी, नाउ अब आप देखो कि ये जो इक्वेशन है, ये यहां से क्या बन जाएगा, y बराबर साइन बाई को टेन अल्फा बाई टू इंटू एक्स प्लस टू, मतलब y अपॉन एक्स प्लस टू आपका टेन अल्फा बाई टू आ गया। ठीक, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, और जो पहली है वो बन जाएगी y अपॉन एक्स माइनस टू बराबर वन प्लस टेन अल्फा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन अल्फा बाई टू। और ये देखो, अब चाहे तो इसमें टेन अल्फा बाई टू सीधा रख दो, या अब आपको पता है जब भी ऐसी सिचुएशन आती है हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा सकते हैं। तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाओगे तो y प्लस एक्स माइनस टू और y माइनस एक्स माइनस टू, तो जब ऊपर वाले में नीचे वाला जोड़ोगे तो टू आएगा, और जब घटाओगे तो टू टेन अल्फा बाई टू आएगा। तो ये थोड़ा सा इजी हो गया। नाउ टेन अल्फा बाई टू की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वहां से क्या आ जाएगा, y प्लस एक्स माइनस टू अपॉन वाई माइनस एक्स प्लस टू बराबर, और टेन की जगह y अपॉन एक्स प्लस टू, तो एक्स प्लस टू बाई वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस टू वाई, एक्स वाई प्लस टू माइनस एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू, तो ये एक्स वाई कट गया, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई बराबर टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस चार, तो एक्स स्क्वायर प्लस ये टू वाई है,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 बराबर 0, ये आपका लोकस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4, ये आपका लोकस आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट सर्कल्स पी वाई क्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन मिलते हैं कॉनिक सेक्शन के साथ। ठीक है, ओके, थैंक यू।